नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ऑफ ओरिजिन की ओर से 34वां इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड गाला अवार्ड का एक कार्यक्रम दिनांक 28 और 29 दिसंबर को डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज नंदासर में रखा गया है, जिसकी रूपरेखा बताने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। SR ન્યૂઝ ગુજરાત के लिए શાબાન અલી હાડકિયા की रिपोर्ट। મને ઘણી ખુશી થઈ છે આપ લોકોને સર્વને મળીને, અને સૌથી પહેલા આપને ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું કે આપના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું દુઃખદ અવસાન થયું છે એ માટે 1 મિનિટનો મૌન પાળીએ બધા ઊભા થઈને, પ્લીઝ. American Federation of Muslims of Indian origin के एस्टेब्लिशमेंट और स्थापना 1988 में हुई थी और उसका मेन और मुख्य उद्देश्य, उसका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मेन वर्क था और आइडिया था और विजन था, वो यही था कि भारत में मुस्लिम्स को किस तरह से एजुकेशन में उत्तेजित किया जाए और वो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि हर कौम के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जैन एसोसिएशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन है और कई तरीके के एसोसिएशन है, अपने अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमने देखा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम की जो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो उनके लिए काम करे, उनको उत्तेजित करे। तो वहाँ के अमेरिका के बासिंदे जितने मुस्लिम थे वो सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक मीटिंग बुलाई उनकी और मीटिंग में मैंने अपना आइडिया रखा और सब ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग ताउन करेंगे और ये 1988 में उसकी बुनियाद रखी गई। हमारे जो काम है, मेनली जो वर्क है, सबसे पहला और सबसे मेन वर्क जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको उत्तेजित किया जाए ताकि वो एजुकेशन में आगे आए। और उसके लिए हमने 2-3 तरीके अपनाए। एक तो ये था कि जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट्स पूरे भारत में और अपने स्टेट में जो टॉप करेगा उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। वो भी दिया जाएगा अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो भी लायक है, जो जिनको नहीं चाहिए वो तो बात अलग है, लेकिन जिनको ज़रूरत थी वो सबको हमने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने का वादा किया और पूरा किया। एक तो ये था। दूसरा मकसद ये था कि भारत की जितनी भी मुस्लिम और दूसरी संस्था, उनको किस तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, किस तरह हम उनको उत्तेजित करें, उस स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ताकि वो आगे बढ़े, और टीचर्स को किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्निक कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये दूसरा मकसद था। और थर्ड ये था कि जहाँ भी ज़रूरत लगे तो लोकल कम्युनिटी अगर रेडी हो कि हाँ हमें यहाँ पे स्कूल बनाना है, तो हम उनके लिए ताउन करते थे। हम जाके नहीं कहते कि तुम यहाँ स्कूल बनाओ, उसका कोई वो नहीं है।
लेकिन अगर वो लोकल लोग तैयार होते थे कि हमको स्कूल बनानी है यहाँ पर और हम तो आपका ताउन चाहते हैं, तो हम उनका पूरा ताउन करते थे। इसके अलावा भी कई बहुत छोटे मोटे काम हर साल करते रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है कि हर साल ये गोल्ड सिल्वर मेडल का प्रोग्राम हम रखते हैं कि जहाँ पे पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इनामात लेने आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं क्या कि उनके फ्यूचर का प्लान क्या है, हमारे साथ बात करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर उनको अमेरिका आना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए उनको। तो ये सब हमारा यहाँ का मकसद है। सर, अब तक कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे चुके हैं, कितने बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं? अब तक क्या कुछ डाटा है आपके पास? अच्छा, लगभग हर साल एवरेज में समझो 70-80 बच्चे आते हैं। 120 ऑलमोस्ट। या और कोई साल में ज्यादा भी हो जाते हैं, 120 भी हो जाते हैं। पर मेरे को आपको औसत दर्जे की चीज बता रहा है कि 80 बच्चे तो जरूर आते हैं और उनको हम ये अवार्ड दे देते हैं और हम ये 32 साल से दे रहे हैं। अब आप हिसाब लगा दीजिए कि कितने अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा काबिल बच्चे होते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ताउन करते हैं और उनको जिस तरह से भी होता है उनकी फीस की मदद करते हैं और उनको अमेरिका बुला लेते हैं। पर ये है कि वो कर्जा दिया जाता है, वो उनको पैसे दे दिए जाते। जब उनको कोई नौकरी मुलाजमत मिल जाती है तो वो हमें धीरे धीरे करके वापस दे देते हैं। तो वही पैसा हमारा गोल घूमता रहता है और दूसरों को मदद मिलती रहती है। हमारा मेन मकसद ये है कि हर बच्चा इतना तालीम हासिल कर सके कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो, उसकी जिंदगी गुजार सकता हो, उसके बाल बच्चे को पाल सकता हो, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। और हर इंसान तो खैर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, इसलिए वो कोई भी दर्जे का हो, अगर वो वोकेशनल गाइडेंस में जाना चाहता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो हम लोगों ने उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस के भी इंतजाम करे हैं, है ना, तो ताकि उस जो तालीम वो पा सके, या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक बन जाए, या इलेक्ट्रीशियन बन जाए, या हाईटेक का बन जाए बंदा, वो किसी भी हाल में बहरहाल किसी की आंख का तारा बने, ना कि किसी की आंख का सुरूर बन जाए। ये नहीं हो कि भाई ये क्या है, ये आदमी आता क्यों है इधर, क्या था इसका क्या है, कुछ फायदा नहीं है। पर अगर आपसे कुछ ना कुछ फायदा होगा तो आप लोग उस पर जरूर चाहेंगे कि भाई ये आदमी हमारे फायदे का है। और दुनिया का मकसद ही ये है कि भाई उनको फायदा कहाँ है ना। तो वो हर कोई यही चाहता है कि हमारे बच्चे को फायदा हो, और वो अपने बच्चों को भी ये चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे मदद मांगता है, तो हम उसको जरूर मदद करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हम 100% बच्चे की मदद कर देते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ है चीजें उसके मिदियात में हमको करना पड़ता है। मैं पहले सबसे आपको एक अपने सबका इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादार, और 1988 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की। और मैं मिशिगन में रहता हूँ, फार्मिंगटन ब्रूकफील्ड हिल्स सिटी में, जो डिट्रॉइट का सबर्ब है। और वहाँ पे मैं 1998 से वहाँ पे हूँ। उसके पहले मैं इंग्लैंड में था तकरीबन 11 साल तक, और उसके बाद MRCP करने के बाद मैं अमेरिका चला गया। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे साथी है वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बाबू भाई। My name is Babu Khalkhali. I am in business in New York for last 50 years.
I'm in a high-end architectural signage business. I heard about Mr. Dr. Nakadar's movement of training young boys and girls in India, and I joined about 25 years ago. Since then, I have always supported him, his cause, and whatever, in going to. Usually, what happens is every year he has they organize a conventions in United States, in various cities of US, and also in India. Sometimes it's in the north, sometimes it's in the south, Bangalore, whatever it is. So once in a while I come myself. I guess every 3 years I come and join him in the force. This time I've come specifically for encouraging vocational training. We're trying to figure out somewhere that we can create. We have a lot of space here and a lot of technology. We are in a highest standard of manufacturing in New York, and as you know, New York is a design world, and there are very high-end products being manufactured with high quality. So we're trying to bring that same thing into here and produce that quality of work and probably supply to all over the world. That is the ultimate goal. So hopefully that dream comes true, and we're trying. Like anything else, it doesn't come, and nothing comes easy. And like anything else, we are trying and hope things will work out. Thank you. कर रहा हूँ आपके। मेरी पूरी लाइफ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजरी है, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं साइंटिस्ट रहा। वहीं से मैं रिटायर हुआ, बीच में वाइस चांसलर बना। तो मेरा 41-42 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी का ही है, टीचिंग में ही है ना, रिसर्च में है। मसला जो है अपने कॉलेज खोलने का नहीं है, वो तो जो फोकस करे वो तो है, लेकिन जब आप +2 कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, IIM में जाएंगे, ये प्रॉब्लम तो भी रहेगी। ये मसला हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर वो सॉफ्ट हैं तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो यही है जो आप देख रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि कैसे हमको अपने आप को प्रोफेस करना है। अपने हम लोग को भी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बल्कि इंटरफेथ की बात करनी है, और इंटरेक्शन हमारे ज़्यादा होना चाहिए। हमको अलूफ नहीं रहना है, बल्कि उन्हीं में रहना है, लाइक ए स्पोर्ट्समैन। अगर हम एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट से हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, फिर वो एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन है, एक दूसरे लिए फिक्र करते हैं। तो जब तक वो फिक्र नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जो है हमको ऊपर नहीं उठाएंगे, तो आप उठ ही नहीं सकते। मसला ये है कि आपका हाथ खींच के कोई ऊपर उठाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपकी टांग पर खींचेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मसला यहाँ कल्चरल जो है वो उसका है, सिंबॉलिक का है। जो आपने हिजाब की बात की और ये सब की, मैं अलीगढ़ मुस्लिम में रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन हर क्लास में 37-40% हिंदू लोग लड़के पढ़ते हैं। मेरे साथ खुद पढ़ते थे जब मैं MSc किया, मैंने 75 में SC किया, तो 70 लड़कों में करीब जो है 37 लड़के मुस्लिम थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे। सब बिल्कुल बिरादरी ली और अच्छे से हॉस्टल में सब रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला और पहले भी नहीं था, ये कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस की बात की है, मसला ये है कि जहाँ उन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो है, लेकिन जो बाकी आप क्या वो चाहते हैं वो भी हमारे ही हो जाए, और वो भी हमारे ही मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, हमारे ही बच्चों का वहाँ भी दाखिला और रोज़गार भी उनको मिले, तो आपके कहाँ जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे जामिया है, अलीगढ़ है ना, और हैदराबाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकी लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश हो रही है या हो जाए, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी उतना रेशो कर दें, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी हो जाए, अगर वो वहाँ चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे बड़ों ने जो जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन खोले हैं, और वो जो है वो उसमें ये नहीं कि मुसलमान पढ़ते हैं। सर सैयद की जो फिलॉसफी है, मेरे चूँकि मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ, मैं तो अक्सर बोलता हूँ उस पर। तो साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले इंडिया में सर सैयद अहमद खान ने बनाई 1883 में।
और उसके पहले जो है 75 में जिसमें कॉलेज बना, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, तो उनका ये मानना था कि हमारे जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं, जो ज़हनी बच्चे हैं, जो हिफ्स करते हैं, मौलवी बनते हैं, माशाल्लाह से उनका जहन तो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा है जो रेगुलर एजुकेशन पा रहे हैं। तो फिर उसके साथ साथ अगर वो साइंटिफिक नॉलेज में आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन पाएंगे, तो वो जब दुनिया के मैदान में फैल जाएंगे तो दीन उनके बीच में होगा, तो ईमानदारी से, दयानतदारी से वो नौकरी करेंगे और देश की उन्नति में अपना काम बढ़ाएंगे। रिश्वतखोरी न करके ईमानदारी से वो जो है रोजगार करेंगे, चाहे वो लेक्चरर हो, रीडर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर, कोई भी होगा, हर महकमे में वही रहेगा बैक ऑफ माइंड में कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दीन के चलने वाला आदमी हूँ। तो जब ये चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, यानी एक हाथ में हमारे कुरान शरीफ की तालीम होगी और दूसरी तरफ जो है जदीद तालीम होगी और बाद में भाईचारा होगा। जब तक हमारे अंदर इंटरेक्शन नहीं, इंटरफेथ की बात नहीं करेंगे, हम उलूफ हो जाएंगे। हम नहीं चाहते, मेरी तो ये कोशिश रहती है कि हर मुसलमान बच्चा अपने महल्ले में, अपने स्कूल में कम से कम 3-4 दोस्त बनाए, और वो भी दोस्त बनाए जब तक आपके साथ वो खान पान नहीं करेंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे, आप अपनी जगह रह के। ये मेरा मानना है, आप लोग इसको अप्रिशिएट करना कि एक कोई हिंदू है, बढ़िया हिंदू रहे, अपने धर्म पे चले, मुसलमान भी अपने मजहब पे चले, ईसाई भी अपने धर्म को माने, लेकिन इनके अलावा ये सेकुलर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम जाके जो है मंदिर में माथा टेको या कोई हमारी मस्जिद में आके जो है नमाज पढ़ो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आप अपनी जगह रह के भाईचारा बनाइए और अपने भाईचारे से सबको गले लगाइए और उसके बाद उनके मामलात में शरीक हो जाइए, जैसे पहले भी तो होते थे। हमारे यहाँ ईद में आसपास के जाट ठाकुर लोग जो है दूध लेके आते थे, ठीक है, हम लोग भी दिवाली में जाते थे। तो जो ईद मेला होगा या दिवाली मेला होगा, मिलन होगा सिर, तो उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, आना भी चाहिए। तो जब तक हम एक दूसरे को अलग अलग सेक्टोरियन बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा? अगर हमने 12वीं पास कर लिया, BSc MSc कर लिया, उसके बाद भी तो गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे या किसी भी पब्लिक नौकरी में जाएंगे, तो उस वक्त भी तो हमको भाईचारे से रहना है ना। कंबाइंड वी कैन डू मैनी गुड थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू। कहना चाहता हूँ, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के साथ हाथ भी चलते हैं। कोई बता सकता है क्यों? हमारे हिंदू भाई जो है उनमें पैर को स्पर्श करके मान दिया जाता है, मुसलमानों में दुआ करके इज्जत दी जाती है और सलाम करके इज्जत दी जाती है। इस देश की कामयाबी के लिए अगर हाथ न चले, लोगों को पता है कि अगर मंजिल में पहुंचना है तो पैर के साथ हाथ भी जरूर चलना चाहिए। अगर हाथ चलना बंद हो जाए तो पैर की दिशा बदल जाती है। तो इस देश की कामयाबी के लिए हाथ को और पैर को दोनों को साथ में चलना जरूरी है, जिससे देश की दिशा भी ठीक हो जाए और दशा भी ठीक हो जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।